हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज हम लोग मैथ का जो है ना रिवीजन करने वाले हैं। कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन का रिवीजन किया जाएगा जो आप लोगों को पढ़ाया गया है। एंड ये वैसे तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे दिए जाएंगे और कॉपी लिखना मैं बताऊंगा आगे वाली वीडियो में। वैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये आपके लिए मैंने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। इसी प्रकार से आपकी कॉपियाँ रहेंगी, थोड़ी और अच्छी क्वालिटी वाली रहेंगी। और आप लोगों को आज रिवीजन करा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप कैसे लिखोगे, वो मैं आपके साथ लिखकर रिवीजन कराऊंगा। वैसे अगर जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा लिखोगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन का। तो ये पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। रिवीजन आप लोग यार किया करो हमारे साथ। मैं आपका जो है ना रिवीजन किस दिन कराऊंगा आप लोगों को बता दूंगा। डेली रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। टेस्ट आपका संडे के हो ही रहा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिवीजन में आपको करना क्या है, इसका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से संख्या जो आपका संख्याएं हैं या संख्याओं को 135 और 225 का महत्तम समाप्त वर्ग तक ज्ञात करना है। भाई आप लोग पहले निकाल लो, आप लोग उत्तर अपने सामने रख लो, फिर मैं आपके सामने निकालूंगा, बट आप लोग निकाल लो पहले, ठीक है। और अगर आप लोग निकाल ले तो ऑलरेडी तो काफी अच्छा रहेगा। नहीं निकाल पाते हो तो मैं आपको निकालना बताऊंगा। जैसे अब मैं स्टेप बाय स्टेप अभी हम सीखेंगे। देखो यहाँ जो है ना 225 क्या है, बड़ा है किससे, 135 से, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। चलो अगर ये आपका बड़ा है तो फिर आपका इसे आप 225 को आगे रखो एंड इक्वल टू 135 कर लो, ठीक है। अब बहुत इजी क्वेश्चन होता है अगर आप ध्यान से समझो तो, ठीक है। और अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, इसमें हम कितने से गुणा करें कि इससे ज्यादा ना हो, कम भले रहे, मतलब इससे ज्यादा ना हो। तो एक से ही गुणा करोगे, दो से अगर करोगे तो 270 हो जाएगा। अगर आप एक से करोगे एंड इसमें प्लस कितना होगा, 19, ठीक है। अब देखो आपको स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है, रिवीजन हो रहा है आपका। अब अगर आप लोग मैथ पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर तो इसका रिवीजन हमारे साथ कर लो, ठीक है। 135 फिर ये 90 जो है ना, इस 90 को लेना है, ठीक है। 90 को जैसे ही आप लोग इसमें कितने से, अगर 2 से गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन आपको एक से ही करना है। ऐड कितना करना है आप इसमें, ऐड आपको कितना करना है, 45। एंड फिर आप इस 19 को आगे ले लो, मतलब आप जैसे इन दोनों में बड़ा कौन है, 135 आगे लिया। अब इन 90 और 45 में बड़ा कौन है, 90। तो इसलिए 45 को यहाँ ले लो, इंटू 2 कर लो, इक्वल टू प्लस शून्य। जब तक ये शून्य ना आ जाए प्लस वाला, तब तक आप निकालते जाना है, ठीक है। तो यहाँ शून्य अगर आ जाएगा ना, शून्य आ गया। अब यहाँ मैं बताता हूँ, सब कुछ समझाऊंगा। रिवीजन आपका हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा। रिवीजन आपका हर एक सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। जो शेषफल है ना, शेषफल मिला है ना, शेषफल शून्य है, क्या है, शून्य है। और भाजक कितना है, भाजक आपका 45 है, 45 है। तो अगर जो भाजक आपका प्राप्त होता है, अतः वही आपका क्या होता है बच्चे पार्टी, क्या होता है, महत्तम महत्तम समाप्त वर्ग तक। ओके। अब भाई आप बताओ इसमें समझ में क्या नहीं आया। अगर जो ना समझ में आया हो ना, उसको एक काम करो, हमारे पास ले आओ, समझा दूंगा, ठीक है। महत्तम समाप्त वर्ग तक ये आपका कितना होगा, महत्तम समाप्त वर्ग तक इक्वल टू आपका होगा, वो होगा आपका 45। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, 45 कैसे आया, कहाँ से आया। ये 45 मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिवीजन था और आप लोगों को नहीं समझ में आया भाई तो पक्का आप लोग बता दो, समझ में आ गया हो तो भी बता दो, ठीक है। हर एक चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मतलब काफी सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। मतलब मैं आपको चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगा एक एक चैप्टर का, लेकिन वो आपको आगे से मिलेगा, ठीक है। आगे अब 2 या 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है साइंस, सोशल साइंस और मैथ का, इंग्लिश का भी, ठीक है, 4 सब्जेक्ट का। चलो फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सोचो कि मैं क्या ले सकता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो फिर मैं आपको बताता हूं, इसी चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, देखो अगला क्वेश्चन हमें याद आया कि मतलब आपको करना क्या है कि इसमें आपको बताना है। छोटा क्वेश्चन अभी लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग छोटा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्याख्या कीजिए, रिवीजन करा रहा हूं भाई, आप लोग थोड़ी सी भी चिंता मत लेना। अगर मैंने एक बार और पढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नाम ही है इसका रिवीजन।
व्याख्या कीजिए कि जो आपका 7 है इंटू 11 है इंटू 13 है एंड प्लस 13 है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपकी जो है ना मतलब भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। ठीक है, ये आपका है एंड ये आपका इतना मैंने ले लिया, तो भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं ये आपको बताना है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हो सकता है कि भाज्य ना हो, बट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और अगर आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा कुल मिला के, अगर इसका गुणा करोगे तो 1001 एंड इसमें 13 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चा पार्टी, वो हो जाएगा 1014। इतना आ गया। इसका आप इधर एलसीएम निकाल लो भाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 507 एंड 3 से करोगे 169 एंड फिर आपको 13 से करना है एंड यहाँ 13 आएगा, फिर आपको यहाँ 1 कर देना है। तो यहाँ आपको एक करो या ना करो, यहाँ आपका यहाँ तक ही देखो, यहाँ तक ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है भाई। आपको पता है ये भाज्य नहीं है 13, ठीक है, अभाज्य है, ये अभी मैंने हटा दिया है। तो ये अगर अभाज्य है तो दी गई संख्या जो आपका मतलब, तो ये जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये जो संख्या है ना, इसको दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या कितनी संख्या थी, 11 इंटू 13 प्लस 13, ओके, को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब एक कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। यहाँ मैं नीचे पूछूंगा और आप लोगों को मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये भाई इसीलिए तो इसका मैंने रिवीजन टेस्ट नाम रखा है, रिवीजन ले रहा हूँ आप लोगों का। पाई, पाई है, पाई आपका है क्या आखिर में, ये आपको नहीं, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैंने भाई पढ़ाया है, अगर कहो कि नहीं पढ़ाया है तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हो। एक पूर्णांक है v, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या एंड v हो गया। c की बात की जाए तो वो एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ मैंने 4 ऑप्शन दे दिया है भाई, चारों ऑप्शन में आप बता दो कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स भर दो। ये है रिवीजन, रिवीजन में मैं इधर उधर थोड़ी कॉपी हो सकती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है और इसमें हम लोग गुणनखंड सॉल्व करेंगे। गुणनखंड आपका है 100x² माइनस 20x प्लस 1, बट आपको एक चीज याद रखना है, जो इसके आगे जो संख्याएं होती हैं उसकी मल्टीप्लाई इससे करना होता है अगर आपको गुणनखंड करना है। अगर केवल x² होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ आप देखो, यहाँ आपको 100 लिखना नहीं है, मान लेना है। तो अब आप ऐसा करो ना कि जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, गुणा करने पर 100 आना चाहिए। तो आई होप कि आपको पता होगा 100x² माइनस
10 प्लस 10 अगर आप जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 आएगा, गुणा करने पर 100 आएगा, ठीक है, बराबर 0। वैसे भी है तो यहाँ 100x² माइनस 10x एंड माइनस 10x एंड प्लस 1, ये प्लस माइनस जब आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से मैं 10x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने 10x कॉमन लिया तो यहाँ 10x बचेगा भी और यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 10x एंड -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक ब्रैकेट में 10x -1 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में भी 10x -1 ही आएगा इक्वल टू 0। अब एक एक को रख लो, 10x -1 इक्वल टू 0 रख लो, तो यहाँ x बराबर आपका आएगा, ये आएगा, ये आपका 2x, x के मान 2 आएंगे, अगर स्क्वायर रहता है तो 2 आता है, ठीक है, अगर क्यूब रहेगा तो 3 आएगा। अब इधर भी वही बात है, -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1/2। तो ये भी आपका दोनों का आपका जो मान आएगा ना, वो आपका जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे, मूल द्विघात समीकरण का मूल, ये 10 है यार, सॉरी, मूल 1/10 एंड कॉमा 1/10, यही आपका हो जाएगा आंसर। मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ रिवीजन। आप लोग भले ही सोचो कि सर मतलब ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो सरल है, हार्ड भी है, बट आप ये मत सोचो मैं जो रिवीजन करा रहा हूँ वो करो। मैं दीर्घ उत्तरीय का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, और उसमें आप सभी को सॉल्व कर लोगे। बाद में बचेगा यही जो मैं भी बता रहा हूँ रिवीजन में, इसे आप कंप्लीट कर लो। वीडियो को शेयर करते रहिए फ्रेंड्स के साथ अपने, ताकि वो भी यार अच्छे से रिवीजन तो कर पाए, वीडियो का अच्छे से टेस्ट तो ले पाए अपने आप में। सोचें तो कितना मैं जानता हूँ, और आप लोग शेयर करते नहीं हो तो वो जान नहीं पाते कि कब हुआ रिवीजन, कब क्या हुआ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को शेयर करा करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन समझो। देखो मैं आपके साथ ये लिखने वाला हूँ, थोड़ा सा समझाने वाला हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का है। देखो आप समझना, जैसे निम्न, साथ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो यार बताना, अगली वीडियो से नहीं लिखूंगा। स्थिति की द्विघात समीकरण, वैसे मैंने ये क्वेश्चन लगवाया है, हटा दो, क्योंकि मैंने एक बार लगवाया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो ये मैंने एक बार लगवाया है, मुझे याद है, ठीक है। तो वैसे आप लोग पढ़े होंगे, कोई दिक्कत है नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़ लिए होंगे, क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं सोच रहा हूँ कि वो रिवीजन अगर कर लिया गया है आगे चलकर तो हटाओ। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, ये हटा दो। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखो, यदि, मैं कह रहा हूं हर एक चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट होगा, और आप लोग थोड़ी सी भी चिंता ना करें, आप लोगों का पूरे चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट होगा। और आप लोग बताओ, साइंस एंड सामाजिक विज्ञान की चैप्टर मैं शुरू से स्टार्ट कर दूं पढ़ाना, एक एक चैप्टर शुरुआत से, 1 शॉर्ट वीडियो, एक चैप्टर में एक वीडियो 1 शॉर्ट, मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा। आपको कमेंट में करना है, ठीक है, एंड बताना कि हम स्टार्ट करें, यानी अवनमन लिखा हुआ है, ठीक है, अवनमन, और सब कुछ आप राय देते रहो, आपका रिवीजन कराया जाएगा अगले बार से एकदम बढ़िया से। और आज आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लो जो मैं करा रहा हूँ, फिर आपका 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे, मॉडल पेपर जैसे आएगा सबसे पहले आप हमारे चैनल पर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। एंड जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा, और आप लोगों को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। ऐसे में आप सब कुछ हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हो, तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक स्टूडेंट, ठीक है। एंड वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट पढ़ सकें अच्छे से, यार अपने स्टडी का आनंद ले सकें। स्थित है, तो भाई ये मैंने क्या लिख दिया, ये 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, तो फिर नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित होगा? चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पुल का अवनमन कोण कितना है, यहाँ पहले मैं चित्र बना देता हूँ। देखो यहाँ एक, ये आपका है नदी, एक नदी है,
ठीक है। एंड यहाँ इस टाइप से बनेगा ये जेड के आकार का। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका एल है, ये आपका पी है, ये आपका ए है, ये आपका क्यू है, एंड इसे आप ऐसे ऐसे मिला लो डॉट लाइन से, ठीक है। एंड ये आपका 12 मीटर है, और ये आपका डिग्री है 60 डिग्री, और 36 में है। 36 मतलब पड़ी हुई है, 36 है, ठीक है। 12 मीटर था, ये क्या था 12 मीटर, ऊंचे पुल, ये ऊंचा पुल है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ आपका दिया गया है पुल से नाव का अवनमन कोण जो है पी है, तो पी आप बीच में लिखना, जो पी है एल पी ए इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। तो वही बात है। एंड ये एकांतर है ना, देखो ये जो है ना, अभी समझ जाओगे। एकांतर मतलब जेड के आकार का बने। त्रिभुज पी कोण पी ए क्यू ये और ये, देखो ये और ये कोण एक दूसरे के एकांतर क्रम में है, ऐसे आई नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वल टू बराबर होगा, यानी कि एकांतर होगा किसके, कोण एल पी ए, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि ये दोनों 60 डिग्री का होगा। एकांतर मतलब दोनों बराबर होंगे 60 डिग्री का। अब आप एक सूत्र लगाओ tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। क्योंकि tan 60 डिग्री का मान मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका 12 है, एंड x आपका दिया हुआ है कुछ, हाँ ए क्यू को आप x मान लो भाई, यह मान लो। माना नाव ए के पुल के आधार क्यू की दूरी, यानी कि माना ए क्यू की दूरी आप लिख लो, माना ए क्यू की दूरी बराबर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आप x मान लिए, तो ये आपका लंब दिया हुआ है, ये आधार, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है, tan का होता है। तो यहाँ पी क्यू अपान ए क्यू इक्वल टू 12 अपान एक्स, ठीक है। एंड यहाँ आपका इसका मान तो होता है √3 इक्वल टू 12 अपान एक्स, ठीक है। एंड यहाँ x होगा √3 इक्वल टू 12, एंड यहाँ x बराबर होगा 12 अपान √3, और इससे अगर सॉल्व करोगे तो 4√3 मीटर आएगा भाई। ये आपका आंसर हो गया। एंड आप लिख दो यहाँ नीचे, क्या ज्ञात करना था, दूरी ज्ञात करना था किसका, नाव से, नाव पुल के आधार से 4√3 मीटर दूर है। बस यही आपको ज्ञात करना था, और ज्ञात भी हो गया। बस ये क्वेश्चन था छोटा सा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको पूरा मार्क दिया जाएगा। ऐसा में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर ही लिया, और आप लोगों को आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि दिक्कत तो उसमें होता है जो आपको पता ना हो, और जो चीज़ आपको पता होता है ना उसमें दिक्कत नहीं होता। और हम लोग एक चीज़ सिद्ध करते हैं आज की रिवीजन वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो लिखा है कि सिद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड आपको कोई दिक्कत होगा तो बताना। वैसे कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू आपको सिद्ध करना है कॉसेक ए -1 अपान कॉसेक ए +1। इसे आपको इसके बराबर सिद्ध करना है भाई। थोड़ा पेज आपको दूसरे टाइप से दिख रहा होगा, हाँ। तो वैसे मैंने सोचा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर समझाया जाए कि बच्चे ज़्यादा समझ में आए, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, तो इसीलिए आप लोगों की वजह से मैंने ये किया है। तो यहाँ कॉट जो होता है कॉस ये अपान साइन ये होता है, कॉट ये, ठीक है। अगर टैन ये होता तो साइन ये अपान कॉस ये होता है। जैसे नीचे समझो, कॉट ये ऊपर नीचे सब जगह है, तो इस तरह भी कॉस ये अपान साइन ये ही होगा, ओके। एंड यहाँ आप बटे लगाओ, यहाँ माइनस कॉस ये है ही ये,
एंड यहाँ प्लस कॉस ये है। ये आपको बराबर सिद्ध ही करना है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस अगर आप कॉमन ले लो भाई, तो कॉस अगर कॉमन ले लो तो 1/sin बचेगा, साइन ये कॉस ए कॉमन लेना है या फिर कॉस केवल कॉस ए कॉमन ले लो, ठीक है। एंड यहाँ -1 बचेगा। नीचे भी आपको कॉस कॉमन लेना ही पड़ेगा, कॉस ये, तो यहाँ 1/sin ये एंड +1 बचेगा, ठीक है। अब एक बात समझो कि अगर हम कॉस ए से कॉस ये निपटा दें, इनको हटा दें तो क्या होगा, और यहाँ 1/sin ये जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, कॉसेक ए, और -1 और अपान 1/sin ये भी कॉसेक ए +1 के बराबर होता है। भाई यही तो सिद्ध करना था, कुछ और थोड़ी नहीं सिद्ध करना था, इजी प्रोसेस है बताया, इसलिए आप लोग जल्दी कर लिए, यही हमें सिद्ध करना था और यही आपको प्रूव हो चुका है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये रिवीजन टेस्ट का आज लास्ट क्वेश्चन था। वैसे रिवीजन उतना अच्छा हुआ नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी कॉपी अच्छी नहीं थी, मैंने सोचा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में समझाया जाए और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। वैसे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सोचा है काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वालिटी उतना मायने नहीं रखता है जितना समझाने का तरीका मायने रखता है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगले से रिवीजन जो होगा वो बहुत भयानक होने वाला है, 1-1 घंटे का रिवीजन, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट समझ जाए कि उनका रिवीजन का क्लास चलने वाला है। मैं डे बता दूंगा किस डे रिवीजन की क्लास चलेगी, क्योंकि अभी डे मैं नहीं मालूम किया हूँ, वो भी बता दूंगा डे किस डे को चलेगी। और आप लोगों का मतलब ये बताना कमेंट में कि आपका चैप्टर चलाया जाए, जैसे आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, संगणन, क्षार, धातु, अधातु, कार्बन तथा उनकी यौगिक का वन शॉर्ट वीडियो का अर्थ उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे और कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें, और हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चलाया जाए या नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।